गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टॉपिक हमारा डिस्कस हुआ था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मीनिंग, क्लासिफिकेशंस, सोल प्रोप्राइटरशिप, इसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। एक हमने इसमें टेबल स्टडी करी थी, जिस टेबल के अकॉर्डिंग हमने स्टडी करा था कि बिजनेस एंटरप्राइजेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर, डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट। सो इन सब की हम डीपली स्टडी करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में आपके 2 पार्ट्स आते हैं, नॉन कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेट। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आता है। एंड कॉर्पोरेट फॉर्म में कॉर्पोरेट सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो स्टूडेंट, आज का वर्क है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हम स्टडी करते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैरिड बाय अ मेल मेंबर, हिंदू अनडिवाइडेड फर्म इज नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मतलब कोई भी मेल पर्सन हिंदू फैमिली का कोई भी बिजनेस करता है तो उसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर आती है वो सारी चीज़ें जो मैनेज होती हैं। जो एक बड़ा मेंबर है, एल्डर मेंबर है आपकी फैमिली का और मेल मेंबर है और बिज़नेस संभाल रहा है, तो वो उससे बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये बिज़नेस की फॉर्म गवर्न करी जाती है हिंदू लॉ एक्ट के द्वारा। कौन सी लॉ एक्ट? जो हिंदू की लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग ये फैमिली बिजनेस गवर्न किया जाता है। एंड इसमें 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में थॉट्स आते हैं, थिंकिंग आती हैं। 2 टाइप, एक तो दया भाग सिस्टम, एक मिताक्षा सिस्टम। कितने सिस्टम में बांटा गया है इसे? एक दया भाग सिस्टम, एक मिताक्षा सिस्टम। दया भाग सिस्टम की बात करें तो ये कहाँ पे ज़्यादा चलता है? ये चलता है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे बोथ मेल भी एंड फीमेल मेंबर भी वर्क करते हैं इस बिज़नेस के अंदर। दया भाग और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा पॉपुलर है। और मिताक्षा सिस्टम की बात करें तो ये ऑल ओवर इंडिया है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगर हम दया भाग सिस्टम की बात करें तो ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में है और बोथ मेंबर एंड फीमेल दोनों मेंबर्स के लिए बिज़नेस करने के लिए है। और अगर मिताक्षा सिस्टम की बात करें तो ये ऑल ओवर इंडिया में वर्क करता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये सिस्टम वर्क नहीं करता क्योंकि वहाँ पे दया भाग सिस्टम है और इसमें मेल मेंबर सिर्फ कॉपरेट कर सकते हैं बिजनेस में, ओनली मेल मेंबर मिताक्षा में। अब इसकी हम बात कर लेते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के आपके 2 सिस्टम्स बता दिए, ये बता दिया कि गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आपके फीचर्स क्या क्या आते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है वो मेंबरशिप होती है बाय बर्थ। आप अगर एक फैमिली में बर्थ लिया है तो आप उसके बिजनेस संभालने लायक होते हो, आप उसका बिजनेस संभाल सकते हो। और मेंबरशिप बाय बर्थ फर्स्ट, जिसमें आपका 2 टाइप ऑफ सिस्टम में मैंने अभी आपको समझाया ऊपर, दया भाग सिस्टम है, मिताक्षा सिस्टम में डिवाइड किया गया है। दूसरा, फॉर्मेशन जो होती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, वो एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए फैमिली के। ठीक है, 2 मेंबर होने चाहिए और पुश्तैनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रॉपर्टियाँ चलती रहती हैं उस बिज़नेस को, या पीढ़ी दर पीढ़ी जो बिज़नेस संभाला जाता है उस बिज़नेस को, उस फॉर्मेशन को आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आती है। और पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो आपके पास होती है उससे आप जो बिज़नेस क्रिएट करते हो या पुश्तैनी बिज़नेस जो है उससे आप आगे बढ़ा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आती है। 2 पॉइंट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट है लायबिलिटी। अब इसमें जो मेल मेंबर, एल्डर मेंबर होता है उसे कर्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्ता। तो कर्ता के पास जो होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और जितने अदर मेंबर्स होते हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी रखते हैं। मतलब जितना भी है बिजनेस में लोन लेना है, कुछ भी लेना है, तो ये सारे जो एल्डर मेंबर है फैमिली का वही डिसाइड करेगा
वही सबका करता धरता होगा, वही सारे कार्य करेगा बिजनेस से रिगार्डिंग। और बाकी सब जितने होंगे उनकी एक लिमिट होगी कि वो 4 लाख या 2 लाख से ज़्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और कर्ता जो है मेन मेंबर जो है वो आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी ले सकता है, और लिमिटेड शेयर ही होते हैं प्रॉपर्टी में, बट कर्ता के अनलिमिटेड। और कंटिन्यूटी की बात करें तो ये बिजनेस नहीं अफेक्ट होती किसी की डेथ से। इनकैपेसिटी ऑफ कर्ता, इन सच केस सीनियर मेल मेंबर बिकेम द कर्ता, जो मैंने अभी पीछे कवर किया था ये चीज़। जो आपका सीनियर बड़ा मेंबर है आपकी फैमिली का, उसे आप कर्ता बोलते हो इस बिज़नेस में। और अगर आपके बिज़नेस में कोई पर्सन की डेथ भी हो गई है, वो कैपेबल नहीं है, तो अभी भी इस बिज़नेस पे कोई, इसकी कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि फैमिली बिज़नेस है, कोई और कवर कर लेगा उस बिज़नेस को। अब आती है माइनर मेंबर की बात। माइनर मेंबर को भी फैमिली के बिज़नेस करने का राइट होता है, लेकिन उसके डिसीजन जो लेगा वो कर्ता लेगा। बस वो इसमें बिज़नेस कर सकता है और अपनी इनकम ले सकता है। अब आती है मेरिट्स की बात। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक अफेक्टिव कंट्रोल बिजनेस होता है, फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि कर्ता ही सारे डिसीजन लेता है और उसके पास ही सारी डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तो उसके एक्सपीरियंस भी क्या है, क्योंकि बड़ा मेंबर होता है फैमिली का, कुछ भी कह सकते हो, तो वो एक अच्छा डिसीजन मेकर होता ही होता है। तो इसलिए ये अफेक्टिव कंट्रोल हो ही जाता है बिजनेस में, क्योंकि सब बड़े की बात फैमिली में मानते हैं। और फैमिली बिजनेस है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हिंदू लॉ द्वारा डेवलप किया हुआ बिजनेस है। तो ये सारी चीज़ें अफेक्टिव कंट्रोल बिजनेस में ले ही आती हैं। सेकंड है कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस। कुछ पार्ट इसका सेकंड पीडीएफ में आ गया है, देख लीजिएगा। अब कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस में क्या है, द दैट या ल्यूनेसी ऑफ कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस। ल्यूनेसी मतलब क्या है, अगर कोई दिक्कत है, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ कवर की थी, मीनिंग इसका मैंने क्लियर किया था। ल्यूनेसी मतलब क्या होता है कि कोई बंदा इनकैपेबल है बिज़नेस को कवर करने के लिए, तो उसके लिए, या डेथ हो गई है कर्ता की, तो भी ये बिज़नेस अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि पहला एक बड़ा इंसान है, उसके बाद दूसरा जो बड़ा इंसान है उसे ये बिज़नेस की ऑनरशिप एकदम दे दी जाती है, ठीक है, उसे पोजीशन दे दी जाती है। जैसे पहले एक फैमिली बिज़नेस है, पहले कोई उसमें बहुत बड़े मेंबर थे, वो बिज़नेस संभाल लेते थे दादाजी, उसके बाद बिज़नेस उनके जो बड़ा बेटा है उन्हें दे दिया जाएगा, तो एकदम से मेंबरशिप बदल दी जाती है। अब आता है थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि कर्ता ही सारे डिसीजन लेता है, वो यही अनलिमिटेड लायबिलिटी ले सकता है, लेकिन उसने भी एक डिसाइडेशन ले रखा होता है कि वो इतने ज़्यादा उधार मार्केट से पैसा नहीं उठाएगा। उसने भी एक लायबिलिटी ले ली, अपने ऊपर कम ही बोझ डाल रखा होता है, जिस कारण बिजनेस उनका प्रॉफिटेबल ही रहता है, ज़्यादा रिलीफ रहता है, उन्हें ज़्यादा पे नहीं करनी पड़ेगी लायबिलिटी इस चीज़ से। अब है फोर्थ, सीक्रेसी। कंप्लीट सीक्रेसी रहती है, बिजनेस डिसीजन मेंटेन होते हैं कर्ता के द्वारा ही, जितनी है सीक्रेसी भी मतलब सीक्रेट रहेंगे, क्योंकि वह फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली का जो एल्डर मेंबर है वही बिजनेस डिसीजन लेगा, वही डिसीजन मेकिंग पावर रखता है। तो कुछ ये नहीं है, फैमिली है उसकी, उसे अपनी फैमिली देखनी है, तो इसलिए वो ऐसा कोई, अगर बड़ा मेंबर सही है फैमिली का, तो ये बिज़नेस बहुत अच्छे से स्मूथली वर्क करता है। सीक्रेट भी बिज़नेस के रखे रहते हैं, तो बहुत अच्छे से ये सीक्रेसी भी रख लेता है बिज़नेस। लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, जब फैमिली मेंबर ही बिज़नेस कर रहे हैं और बड़ा कर्ता भी ऐसा मेंबर है जो एल्डर मेंबर, तो बिज़नेस में लॉयल्टी तो रहेगी और कॉपरेशन भी फुल रहेगा, क्योंकि फैमिली मेंबर का फैमिली बिज़नेस है, तो फैमिली तो फुल सपोर्ट देगी, है ना। तो ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं कि कंटिन्यू रहेगा, अफेक्टिव कंट्रोल रहेगा बिज़नेस में, लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, सीक्रेट डॉक्यूमेंट सीक्रेट अच्छे से रहेंगे, लॉयल्टी एंड कॉपरेशन फुल रहेगा बिज़नेस पे, और स्मूथली वर्क करती रहेगी बिज़नेस। सो ये पॉइंट हमारे कवर हो गए, आपको क्लियर हो गया होगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो आपका अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के द्वारा मैनेज किया जाता है, एल्डर मेंबर आपकी फैमिली का इस बिज़नेस को मैनेज करता है, और हिंदू लॉ के थ्रू ये बिज़नेस डेवलप है, और
कुछ पर्टिकुलर फैमिली में आज भी ये बिज़नेस होता है, और ये बाय बर्थ से ही अगर कोई माइनर मेंबर है तो वो भी इस बिज़नेस को संभाल सकता है। लेकिन बस उसकी माइनॉरिटी की वाली एज भी होनी चाहिए, 14 प्लस में, 15 प्लस में। अगर कोई आपकी फैमिली का मेंबर है तो इस बिज़नेस में एंट्री ले सकता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग का राइट नहीं होता, शेयरिंग प्रॉफिट का राइट नहीं होता, कुछ परसेंट तक का राइट होता है कि इतना परसेंट का शेयर्स मिल सकता है उसे। और इसमें आपके फीचर्स की बात करें तो फॉर्मेशन आती है कि इसमें 2 मेंबर्स तो चाहिए इस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए। और ये जो जॉइंट इंटू फैमिली बिज़नेस होता है वो हिंदू लॉ को फॉलो करते हुए होता है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तो फॉलो करनी ही होगी, क्योंकि जो कोई बिज़नेस को बिज़नेस इन्वायरमेंट में अगर सर्वाइव करवाना है तो पॉलिसीज़ तो फोकस करनी ही होंगी गवर्नमेंट। लेकिन जो लॉज होती हैं, अगर आप कोई और बिज़नेस की बात करो पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप बिज़नेस एक्ट पास है तो हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। कोई और बिज़नेस की बात करो सोल ट्रेड की, तो सोल ट्रेड एक्ट हमें फॉलो करना पड़ेगा। जॉइंट इंटू फैमिली में हिंदू लॉ फॉलो करना होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इस बिज़नेस को रन करना होता है। और इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने बताया, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मिताक्षरा में, दयाभाग सिस्टम में। अब लाइबिलिटी की भी हमने इसमें क्लियर बात करी। कर्ता जो होता है ओल्डर मेंबर फैमिली का, वो इस बिज़नेस को डेवलप करता है। मेरिट्स की भी बात करी इसमें हमने कि इफेक्टिव कंट्रोल होता है, कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस रहती है, लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, सीक्रेट रहते हैं डॉक्यूमेंट्स, लॉयल्टी एंड कॉपरेशन फुल रहता है। अब हम बात करते हैं इसमें इसके नेगेटिव पॉइंट की कि लिमिटेशंस क्या होती हैं इस बिज़नेस की, डीमेरिट्स क्या हैं इस बिज़नेस की, ये बिज़नेस क्यों बेनिफिशियल कभी कभी नहीं होता हमारी सोसाइटी के लिए, इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिस कारण इस बिज़नेस को सपोर्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता जिस अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज़ अगर ये इतना स्मूथ, क्योंकि इसकी मेरिट्स की बात करें, अगर इतना स्मूथली रन करता है तो यही बिज़नेस ज़्यादा फॉलो अप होना चाहिए हमारी सोसाइटी में। लेकिन ये बिज़नेस क्यों रन ज़्यादा नहीं करता है, इसकी डीमेरिट्स की हम यहाँ बात कर लेते हैं। एक तो इस बिज़नेस के अंदर, जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस के अंदर, एक तो लिमिटेड कैपिटल होती है। कैपिटल कैसी है? लिमिटेड, कि पर्सन ज़्यादा लायबिलिटी नहीं पे कर सकता। कैपिटल भी सिर्फ करता है, वही डिसीजन मेकर है, तो वही सारी फॉर्मेशंस कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है बिज़नेस में, तो वही सारी चीज़ें डिसाइड करता है। तो इस बिज़नेस को करने में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये आती है कि लिमिटेड कैपिटल होती है, कैपिटल का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता इस बिज़नेस के लिए। हिंदू एक्ट के द्वारा जो 1956 है उसे फॉलो अप करती है, तो कैपिटल कैसी है? लिमिटेड इन्वेस्ट करनी होती है। तो ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस का। दूसरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कर्ता की। अब कर्ता ही सारे डिसीजन ले रहा है, तो वो अपनी कभी अच्छी जितना भी उसे लेनी है लायबिलिटी, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करता है। लॉन्ग टर्म लोन ले रहा है या फिर शॉर्ट टर्म लोन ले रहा है या डिबेंचर इशू करवा रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही करेगा। वो कभी भी ये थिंक नहीं करता है कि और फैमिली के मेंबर क्या सोचेंगे, क्योंकि एल्डर मेंबर है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी सिर्फ कर्ता के ऊपर ही रहती है, कर्ता ही इस सब चीज़ों पे फोकस करता है, तो इसलिए ये कभी कभी इस जगह आके निगेटिव पॉइंट भी देने लगता है। डोमिनेंसी, अब एल्डर मेंबर है फैमिली का, तो उसके अंदर चाहे ईगो की बात कह दें या कुछ भी बात कह सकते हैं हम कि वो डिसीज़न किसी और से नहीं लेना चाहता, खुद ही डिसीज़न मेकर होना चाहता है। कभी कभी इस कारणवश लड़ाई भी हो जाती है। अब फैमिली बिजनेस है तो पर्सनल भी अफेक्ट करता है, प्रोफेशनल लेवल पे भी अफेक्ट करता है। फैमिली कभी कभी ब्रेक भी हो जाती है। ब्रोक क्यों होती है जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस में? जब शेयर्स के ऊपर बात आती है ना, जब प्रॉफिट शेयर्स डिवाइड करने की बात आती है, तो कभी कभी इस बिज़नेस में ये भी देखने में आता है कि लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो एल्डर मेंबर होता है वही डिसीजन ले रहा है, उसके पास ही सारे राइट हैं, और मेंबर के पास राइट नहीं है। वही अगर उसने अपनी डोमिनेंसी स्टार्ट कर दी, करता नहीं दिखाना, अगर वो कॉपरेशन लेना बंद कर देता है,
कहीं कहीं फैमिली बिजनेस बहुत स्मूथली रन करता है अगर जो बड़ा मेंबर है फैमिली का, कर्ता जो है वो अच्छे से पोलाइटली डिसीज़न ले रहा है, सबको बैठा के डिसीज़न ले रहा है, सबकी सहमति से ले रहा है, तो ये बिज़नेस स्मूथली। और जब डोमिनेंसी आ जाती है कर्ता के अंदर या फिर वो ईगोइस्टिक हो जाता है, उससे ये नहीं सोचता कि मुझे किसी और से भी डिसीज़न शेयर करने चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए, तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पे भी फैमिली ब्रोक भी होने का भी चांसेस आ जाते हैं, जिस कारण बिजनेस भी डिवाइडेड हो जाते हैं इनके। फिर हैस्टी डिसीजन होते हैं इसमें, क्योंकि कर्ता के ऊपर बहुत सारा वर्क है, उसे डिसीजन भी लेना है, उसे लायबिलिटी का भी देखना है, सारे डिसीजन लेने का राइट इसमें कर्ता को ही तो है। बाकी मेंबर तो बस उसके गाइडर है, बस कर्ता ही गाइडर है, वो गाइड करेगा, बाकी मेंबर तो बस फॉलो अप करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन भी और अनबैलेंस डिसीजन भी कभी कभी इस कारण, जब बर्डन ज़्यादा होगा, कम बर्डन होगा तो हम अच्छे से वर्क करेंगे, अगर ज़्यादा बर्डन होगा तो वर्क में भी डिसीजन में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हैस्टी डिसीजन होते हैं कर्ता के ऊपर। अब आते हैं लिमिटेड मैनेजर स्किल। अब कभी भी लिमिटेड मैनेजर स्किल, अब उसके पास कोई मैनेजमेंट की नॉलेज तो है नहीं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फॉलो कर रहे हैं, हिंदू लॉ के थ्रू चलना है, मीन बड़ा मेंबर फैमिली का हमें बिजनेसमैन बना देना है। अब चाहे उसके अंदर इतना बिजनेस सेंस हो भी नहीं, चाहे छोटे मेंबर के अंदर, माइनर पार्टनर के अंदर बिजनेस सेंस होता है बहुत अच्छा, उसके आइडिया बहुत अच्छे हैं, सीनियर बिजनेसमैन उसे कुछ नॉलेज नहीं है, सिर्फ वो MBA की डिग्री लेके आ गया है और उसे बिजनेस में हमने बैठा दिया, क्योंकि फैमिली बिजनेस है तो एल्डर मेंबर को ही देना है। तो इस कारण भी ये बिज़नेस अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैनेजर स्किल्स नहीं होती, कैसे डिसीजन लेने हैं, वो बस अपने अकॉर्डिंग ही चलाता रहता है बिज़नेस को, चाहे माइनर को अच्छी नॉलेज हो लेकिन बस माइनर नहीं बन सकता। और ईगोइस्टिक अगर फैमिली मेम्बर है तो वो भी माइनर से एडवाइस लेना पसंद नहीं कर रहा, तो फैमिली तो क्रिएट में प्रॉब्लम तो होगी, साथ में मैनेजर स्किल भी अच्छे से बिजनेस में रन अप नहीं कर पाएगी। लिमिटेड मैनेजर स्किल भी एक सीरियस प्रॉब्लम कर देती है इस फैमिली बिजनेस में, जो डिक्लाइन करती है बिजनेस को, एक गुडविल जो होती है बिजनेस की वो भी डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, क्योंकि मैनेजर स्किल नहीं है कर्ता के अंदर, वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम का। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हमारी ये सब चीज़ें देखी गई हैं हमारी कंट्री के अंदर, कि लिमिटेड मैनेजर स्किल के कारण डिसीज़न अपने अकॉर्डिंगली लिए जा रहे हैं, तो फैमिली ब्रोक हो रही है, डोमिनेंसी दिखाई जा रही है कर्ता के थ्रू, या हैस्टी डिसीज़न हो रहे हैं, ओवरबर्डन के कारण अनबैलेंस डिसीज़न लिए जा रहे हैं, या अनलिमिटेड लायबिलिटी हो रही है कर्ता के पास। तो इस कारण एंटरप्राइजेस की गुडविल पे या लेस एंटरप्राइजेस हो रहा है, एंटरप्राइजिंग हो रही है, या लिमिटेड लायबिलिटी है, शॉर्ट टेज कैपिटल इन्वेस्ट करनी है सब कर्ता को, तो उसे पता है 2 लाख में ही मुझे अपना बिजनेस पूरा कवर अप करना है। तो ये सारी चीज़ें एक इसके निगेटिव पॉइंट्स में आती हैं। अब हमारे 2 टॉपिक इसमें क्लियर हो गए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, सोल ट्रेड। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप में कैसे बिजनेस किया जाता है, पार्टनरशिप की बात करेंगे, एंड जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज, जॉइंट स्टॉक कंपनी जितनी होती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर जितने होते हैं, उनका टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। सो अभी ये 2-3 क्लास और लगेंगी, ये टॉपिक आपका, ये चैप्टर आपका कवर अप हो जाएगा। अब ये 3 to 4 चैप्टर्स कवर जब हो जाएंगे, 5 चैप्टर्स, तब मैं आपको इसकी, आप नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, याद करते रहिए, मैं कुछ केस स्टडीज़ की PDF बना के भेजूँगी। बिज़नेस में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है केस स्टडी। हम नोट्स लर्न करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद आता है हमारा नोट्स लर्न होने के बाद बिज़नेस में हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी भी बोर्ड में, ठीक है। नोट्स हमने प्रिपेयर कर लिए, अच्छे से रिवाइज कर लिए, तो हम उसके बाद उसे सॉल्व करने के लिए, जब हमें नोट्स अच्छे से हो गए, कुछ क्वेश्चन 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल वर्क होता है, तो इसमें से 40 मार्क्स की बात करें तो 40 मार्क्स का आपका थ्योरिकल पार्ट होता है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, लेकिन 40 मार्क्स भी आपका थ्योरिकल ही होता है, लेकिन उसमें केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन होता है। लेकिन जब 11th-12th की है, ये मैं बता रही हूँ, 11th की अगर बात करें तो 20% का आपकी केस स्टडीज़ होती है, 60% की बात करें 30% की केस स्टडी होती है, 20 to 30%, और 50% की आपकी 40 to 50 आपकी नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे नोट्स से। कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, 20 मार्क्स के आपके
शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट और मीडियम साइज क्वेश्चन में आते हैं, और फिर नेक्स्ट लेफ्ट मार्क्स आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे। और इसके बाद जो लेफ्ट मार्क्स होते हैं वो केस स्टडीज़ बनती हैं, 20-30 मार्क्स की केस स्टडीज़ आती हैं। अब केस स्टडीज़ कैसे सॉल्व होती हैं, तो उनकी टेक्निक, उनकी स्किल्स मैं आपको सारी समझाऊंगी। लेकिन आपके 4-5 चैप्टर्स जब कवर हो जाएंगे, आप इसलिए हाथों हाथ हैंड टू हैंड नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, लर्निंग करते रहिए अच्छे से, तभी आपकी केस स्टडीज़ अच्छे से सॉल्व हो पाएगी। लर्निंग वर्क इज़ मस्ट। क्लास को सीरियसली लीजिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, नोट्स अपने डेली टू डेली प्रिपेयर करते रहिए। एंड जब मैं क्वेरी सेशन के टाइम क्वेरी लेती हूँ तो फर्स्टली सब स्टूडेंट अटेंडेंस अपनी दीजिए विद नेम। ओके, अपने नेम के साथ अपनी अटेंडेंस लिख के भेजिए जब मैं अटेंडेंस पूछती हूँ। और अपना शार्प जो आपकी क्वेरी सेशन का टाइम है 9:30, उस समय अटेंटिव रहा करिए क्लास में, और सब स्टूडेंट क्लास लिया करिए क्वेरी की। अदरवाइज़ अटेंडेंस तो दिया करिए। अगर आप क्लास ले रहे हो या PDF लोड कर रहे हो, आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है उन्हें, तो आप अटेंडेंस ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये आपके अटेंडेंस आगे हम ऑफलाइन क्लास में ऐड करेंगे। इसलिए नॉलेज होना कंपलसरी है कि आप लोगों की अटेंडेंस कितनी आ रही है, क्योंकि जो आपके नेम लिख के आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी अटेंडेंस नोट डाउन होगी। इसलिए अपनी अटेंडेंस कंपलसरी है, आप भेजिए सीरियस होके विद नेम। और बाकी आपका टॉपिक मैंने आपको कवर कर दिया, इसे लर्न कर लीजिए। मैं डेली टू डेली वर्क जितना करवाती हूँ कि टॉपिक वो आपका लर्न हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जितने मैं टेस्ट ले रही हूँ वो अपना अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। अब मैंने अकाउंटेंसी का टेस्ट बोला है नेक्स्ट टर्न पे, तो इसलिए अकाउंटेंसी की टेस्ट की आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। चैप्टर फर्स्ट थ्योरिकल एंड ओरल मैं किसी भी टाइप का ले सकती हूँ, अगर ओरल हुआ तो ओरल, और अदरवाइज़ मैं थ्योरिकल लूँगी। रिटर्न वर्क में, तो रिटर्न वर्क में आप लोग अपना अच्छे से क्वेश्चन पेपर में एट 9:30 शार्प पे डाल दूँगी, आप अपना सॉल्व करके मुझे 9:55 PM पे सबमिट कर देंगे आंसर्स की फ़ोटो खींच के। लेकिन सीरियस होके विद हॉनेस्टी एंड लॉयल्टी से आपको पेपर सॉल्व करना है। अगर हुआ तो मैं आपसे ओरल टेस्ट पे ले सकती हूँ सडनली, ये मेरी मूड के ऊपर डिपेंड है। इसलिए आप प्रिपेयर रहिए अकाउंटेंसी के टेस्ट के लिए। और उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर इसका भी कवर होके आपका इसका भी फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा। और इससे पहले मैं केस स्टडी आपके 5 चैप्टर के बाद कवर होगी, उसके बाद भी आपका एक टेस्ट होगा। इसलिए हैंड टू हैंड प्रिपेयर करते रहिए और डेली टू डेली स्टडी करिए।